उसे अब खुद पर हंसी आने लगी थी। वाह अरीन खान, कभी सोचा था तुमने कि पाकिस्तान आकर तुम्हारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी? ये सच है अल्लाह ताला कि मैं इन सब के लिए रेडी नहीं थी, और शायद इस औलाद के लिए भी। लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? मैं क्या करूं? कैसे इस तकलीफ़ से निकलूं? उसके जहन में बार बार सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था। कभी कभी इंसान उन रास्तों में उलझ कर रह जाता है जो उसने खुद अपने लिए चुने हो। ऐसे ही वो भी उलझ गई थी उन रास्तों में जहाँ उसे अपनी ज़िंदगी अब एक बोझ सी लग रही थी। वो तन्हा रह गई थी। हाँ, बिल्कुल तन्हा। क्या जुल्म है कि इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ उसके बुरे वक्त में उसके अपने ख़ास से ख़ास रिश्ते तक मौजूद नहीं होते। वो किस तकलीफ़ में थी, ना तो उसका अंदाज़ा उसकी माँ को हुआ था और ना ही उसकी बेहतरीन दोस्त को। और फिर वो आज़माता है तुम्हें दुनिया जहान की मोहब्बत देकर, और फिर पूछता है, बता तेरा मेरे सिवा कौन है? बेशक अल्लाह ताला, आप ही मेरे हैं, आप ही मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। सिर्फ आप हैं जो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, जो मेरी तकलीफ़ समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जो सब कुछ जानते हैं। ये जो लोग नहीं जानते, मैं उस तकलीफ़ में हूँ या अल्लाह कि मैंने ये तकलीफ़ अपनी माँ से भी बयान नहीं की, और ना मैं कर सकती हूँ, और ना ही मेरे अलावा और ना ही मेरे पास कोई ऐसा दोस्त है। सब मुझे कसूरवार समझेंगे। मैं थक गई हूँ अल्लाह ताला, मैं थक गई। आप मुझे मेरे डैड के पास भेज दें। मेरा अब इस मतलबी दुनिया में दिल नहीं लगता। मेरा दम घुटने लगा है यहाँ। ये दुनिया तो मेरा मासूम बच्चा तक खा गई। मुझे अपने पास बुला लें अल्लाह पाक, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लें। आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार मुझे अपने पास बुला लें। रोते रोते वो ऐसे ही बेड की टेक से आंखें लगाए आंखें बंद कर गई। दिन गुजरे, फिर महीने, और फिर 1 साल गुजर गया। दिन जैसे लोगों के लिए चुटकियों में गुजर रहे थे, मगर दूसरी तरफ उसके लिए हर दिन छोटा और हर रात लंबी होती थी। पूरा दिन खुद को ऑफिस और यूनिवर्सिटी में मसरूफ़ रखने के बावजूद रात को आंखें बंद करते ही उसका ख्याल जहन पर सवार हो जाता, अरीन बेटे उठ जाओ, टाइम देखो क्या हो गया। ईरज उसे उठाते हुए बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। मॉम प्लीज़ 2 मिनट, 8 बजने वाले हैं। और ईरज की ये बात सुनते ही वो फट से आंखें खोल गई। कितनी बार कहा है रात को जल्दी सो जाया करो, रोज़ तुम्हारी आंखें नींद पूरी ना होने की चुगली खा रही होती हैं। ईरज अब खिड़कियों से पर्दे हटाए हुए कह रही थी, मेरे बस में होता तो मैं अपनी ज़िंदगी को इतनी मसरूफ़ बना लेती कि रात में भी वो शख्स मुझे तंग ना करता, लेकिन मेरे बस में नहीं आई है। वो अपने बाल समेटते खुद से बोली। अब उसके बाल कदरे लंबे हो चुके थे। चलो मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। उससे कहकर नीरज कमरे से चली गई, जिस पर वो भी सर हिलाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ये एक छोटा सा सेकंड फ्लोर पर मौजूद 3 कमरों का फ्लैट था। उसके दाखिली दरवाजे से दाखिल हो तो सबसे पहले एक बड़ा सा टीवी हॉल और उसके सीधे हाथ की तरफ ओपन किचन था। टीवी हॉल से कुछ आगे जाओ तो 2 कमरे थे। एक अरीन और दूसरे में अरीज आयमा बेगम के साथ रहती थी, जो कि आलम खान के लाख मना करने के बावजूद अरीन की जिद पर यहाँ आ गई थी। शुरू में आलम खान नाराज़ रहे, मगर फिर खुद इलियाना की नेचर की वजह से आयमा बेगम को ईरज की तरफ छोड़ने पर राज़ी हो गए थे, और बकिया तीसरा कमरा उन्होंने स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल में रखा था। ये एक छोटा मगर निहायत खूबसूरत फ्लैट था। कुछ देर के बाद वो नाश्ता करके गाड़ी निकालकर यूनिवर्सिटी की तरफ भगा गई। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर रुकी, और वो पूरे एतमाद चाल चलते यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, जहां आज मामूल के बरक्स रानीन उसके इंतज़ार में खड़ी नहीं मिली थी। शायद वो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। आज जनाब इतनी लेट कैसे हो गई? अपनी इंपॉर्टेंट क्लासेस लेने के बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी के लॉन में चहलकदमी को निकल आई थी। हाँ, बस रात में देर से आंख लगी थी। ऐसा क्यों? कुछ तो है अरीन जो तुम मुझसे छुपाए हुए हो, रानीन अब की बार उसका रास्ता रोकते हुए बोली, जिस पर अरीन ने उसकी जानिब देखा। वो अब पहले वाली रानीन कहीं से नहीं लगती थी। उसके चेहरे पर संजीदगी रहती थी, आंखों में छुपी शरारत उसने न जाने कितने अरसे से देखी ही नहीं थी। ये सच है, मोहब्बत रूह को सुकून देती है, मगर जब बर्बाद करने पर आए तो इंसान का खून तक निचोड़ लेती है। उसे रानीन को देखते हुए बेसाख्ता उसने सोचा था, जबकि खुद पर तो उसने जाने कितने अरसे से तफसीली नज़र तक नहीं डाली थी। कहाँ खो गई हो? जवाब दो। उसके दोबारा मुखातिब करने पर वो होश में आई। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे तुमसे छुपाना पड़े, और जहाँ तक बात मेरी है तो मैं भी आदमजात हूँ। कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, और अब बस मैं उनका जिक्र करने की बजाय उन गलतियों का कफ़ारा देने की कोशिश में लगी हूँ। अरीन ने स्पार्ट अंदाज में कहा, कौन सी कोशिशों में लगी हो तुम? इससे पहले कि रानीन कुछ कहती, हन्नान ने उन दोनों को ज्वाइन किया, जिस पर वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। इनकी कमी थी,
क्यों भाई, क्या तुम लोगों को मेरा आना पसंद नहीं है? अगर वाकई ऐसा है तो मैं आइंदा तुम दोनों के पास ही नहीं आऊँगा। हन्नान उसके अंदाज पर मसनूई नाराज़गी से बोला कि उसकी ओवर एक्टिंग पर अरीन और रानीन का कहकहा बुलंद हुआ। साडी बारी आई तो बच्चा रो पिया। अरीन हंसते हुए बोली, जबकि हन्नान के सर पर चपट लगा गई थी। वो अब हंस लिया। अब बताओ, कुछ कहीं खाने को चलें? हन्नान एक्साइटमेंट में बोला था। नहीं गाइस, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे अभी ऑफिस जाना है। अरीन के कहने पर वो दोनों मुंह बिसोर गए। यार कट्टो, आज छुट्टी कर लो ना, वैसे भी तुमने कौन सा किसी को जवाब देना है। बॉस हो मेरी बहन अपनी कंपनी की। हन्नान दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। हाँ, तो बॉस होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लूँ। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ, तुम लेट हो रही हो। रानीन शरीर लहजे में बोली। चलो फिर मिलते हैं, तुम लोग एंजॉय करो। उनसे कहकर वो आगे बढ़ गई। आजकल उसकी यही रूटीन थी। यूनिवर्सिटी से अपनी कुछ अहम क्लासेस लेने के बाद वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में चली जाती। उसने आलम खान से खुद उस कंपनी की पार्टनरशिप मांगी थी, जिस पर आलम खान ने खुशदिली से हाजिम खान की उस कंपनी को आधे शेयर्स उसके नाम कर दिए। अब उसे अपना काम करवाने का तरीका आ गया था। मैं अपने डैड का हक अब किसी को नहीं खाने दूंगी। ये एक ऐसी बात थी जो वो रोज़ खुद को याद दिलाती ताकि उसकी हिम्मत बनी रहे। और जनाब, चलें फिर कुछ खाने। उसके जाने के बाद हन्नान रानीन से मुखातिब हुआ, जो उसे घूर कर रह गई। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऐसे अरीन के बगैर कोई इस किस्म की ऑफ़र ना करवाया करो। अच्छा सॉरी, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। पिज़्ज़े की भूख लग रही थी तो ऑर्डर कर लो ना। उसके मासूमियत से कहने पर रानीन मुस्कुरा कर बोली। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, ऑर्डर करते हैं। थैंक यू यार, तुम तो जैम हो जैम। उसके अंदाज पर रानीन उसे एक चपत रसीद कर गई। ज़्यादा मस्का मत लगाओ अब। अच्छा रानीन, मैं क्या सोच रहा था? हन्नान अब संजीदा होते हुए बोला। क्या सोच रहे थे? बोलो, कुछ फजूल ही सोचा होगा तुमने। नहीं यार, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें आप कहकर पुकारा करूं। वो मोबाइल में मसरूफ सा अपने अंदाज में बोला। और वो क्यों? क्योंकि आप अपना लगता है और तुम बहुत तुम्हारा लगता है, वो अपनी धुन में बोला। उसकी बात पर रानी ने चौंक कर उसे देखा। तुमसे ये किसने कहा? मेरे दिल ने जवाब दू बदुआया। अपने दिल को यहीं रोक दो हान, इससे ज़्यादा अपने दिल को आगे मत बढ़ने देना। वो एकदम संजीदा होते हुए कहती तेज़ी से वहाँ से निकल गई। दिल तो तुमसे नहीं रुका तो मुझसे कैसे रुकेगा? उसे यूं जाता देखकर हन्नान खुद से बोला और फिर सर झटक मोबाइल में लग गया। रात के तकरीबन 9 बजे वो घर लौटी थी। आज कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गई? ईरज उसे देखते ही परेशानी से बोली। जी मॉम, बस थक गई, भूख भी बहुत लग रही है। मैं खाना लगा देती हूँ। ईरज उससे कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। जब वो भी उनके पीछे आई, दोनों साथ लगाते हैं। उसकी बात पर ईरज मुस्कुराई। अच्छा अरीन, आज तुम्हारी बड़ी मम्मा की कॉल आई थी। ईरज सालन गर्म करते मसरूफ से अंदाज में बोली। क्या कह रही थी वो? किसी रिश्ते का बता रही थी। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले अरीन के बर्तन सेट करते हाथ थमे। कह रही थी कि लड़के का अपना बिजनेस है, बहुत अच्छा और वेल एजुकेटेड है, लोग भी अच्छे हैं। तुम चाहो तो आपके लिए क्या मैं बोझ हो गई हूँ? उनकी बात मुकम्मल होने से पहले वो सर्द लहजे में बोली। कैसी बातें कर रही हो? आप बताएं मॉम, आपके लिए क्या मैं बोझ हो गई हूँ जो 20 साल की उम्र लगते ही आपको मेरी शादी की लग गई? आए दिन आपके पास, इलियाना मैडम के पास एक ही टॉपिक होता है। तंग आ गई हूँ मैं इन सब से। वो अपनी दिली कैफियत छुपाते हुए चिल्लाई। तमीज़ से बात करो अरीन, किस तरह तुम भाभी का नाम ले रही हो? मैंने ये तरबियत की है क्या तुम्हारी? मैं वैसे ही नाम ले रही हूँ जिसके वो काबिल हैं। वो एक मतलब परस्त औरत है। उसकी बात पर नीरज ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। शट अप, शट अप। वो उसे थप्पड़ मारते हुए सर्द लहजे में बोली कि अरीन ने हैरत से अपने चेहरे पर हाथ रख कर उन्हें देखा। उसकी आंखों में अब खुद ब खुद पानी जमा होने लगा। इससे पहले कि ईरज मजीद कुछ कहती, वो भागने के अंदाज में कमरे की तरफ अंदर चली गई। आज इतवार का दिन था। वो 12 बजे के करीब अपने कमरे से बाहर आई। सूजी हुई आंखें रात को रोने की चुगली खा रही थी। ईरज ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। अस्सलाम वालेकुम दादो। वो अपने बाल समेटते हुए ऐसे ही स्लीपिंग सूट में टीवी हॉल में बैठी आयमा बेगम के पास आई। वालेकुम अस्सलाम, मेरी शहजादी कैसी है? आयमा बेगम ने मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए उसे कहा। ठीक ही हूँ, आ जाओ पहले नाश्ता करो, कल से कुछ नहीं खाया। ईरज की आवाज़ पर वो मुंह बिसोर कर बैठ गई। मुझे भूख नहीं है दादो, मेरी बेटी नाराज़ है मुझसे। ईरज उसके गिर्द अपना हिसार बांधते हुए बोली। तो ना हूँ क्या? मेरे डैड नहीं हैं तो आप मुझे मारेंगी? सॉरी मेरी जान, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुमने भी आइंदा बदतमीज़ी नहीं करनी। ईरज अब की बार समझाते हुए बोली, जिस पर वो सर हिलाकर उनके गिर्द खुद ही हिसार कायम कर गई। अरीन, नाश्ता मुकम्मल करने के बाद वो अरीन से मुखातिब हुई। जी मॉम, बेटा आज आलम भाई ने एक पार्टी रखी है। उन्होंने एक हॉस्पिटल तामीर करवाया तो आज उसकी खुशी में एक गेट टुगेदर रखा है। आप और दादो जाएं।
हरगिज़ नहीं, आलम भाई ने खसूसी तौर पर तुम्हें बुलाया। तो आप चाहती हैं मैं साथ चलूं आपके? अरीन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल ठीक है, चल लेंगे। उसकी बात पर नीरज ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। सब्ज हवेली के खूबसूरत लॉन को मजीद खूबसूरती से सजाया गया था। शाम 6 बजे से मेहमानों का आना शुरू हो गया था। इलियाना सफ़ेद मैक्सी पहने खड़ी सबको वेलकम कर रही थी, जबकि हाइना ने कोपर मैक्सी पहनी थी। वो आज ही इस्लामाबाद से वापस आई थी। अरीन को उसने आते ही मैसेज कर दिया था, और अरीन के आने की एक अहम वजह ये भी थी कि हाइना से वो आज तकरीबन 10 महीने बाद मिल रही थी। हाइना के मेडिकल का लास्ट ईयर था, जिसकी वजह से वो मसरूफ़ रहती थी। कब आएगी अरीन? वो आ गई। हन्नान के इशारे पर उसने गेट की तरफ देखा, जहाँ से वो मैरून वेलवेट का स्टाइलिश स्लीवलेस टॉप और पैंट पर बालों को हाई पोनी टेल में बांधे, पैरों में हील पहने मगरूराना चाल चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ पिंक से लिपस्टिक लगाई हुई थी। इसके बावजूद वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ओह माय गॉड, मेरी अरीन तो बॉम्ब बन गई है, हाइना उसके गले लगते हुए बोली और सताइशी अंदाज में कहा। तुम भी धमाका करने वाली हो? अरीन ने उसे छेड़ा, जिस पर वो हंसती। फंक्शन अच्छे से गुजर रहा था। आलम खान अब सब मेहमानों से मिलने के बाद उसकी तरफ आए, जहाँ ईरज, अरीन, हन्नान और हाइना खड़े गपशप लगा रहे थे। आज कितने अरसे बाद रौनक हुई है ना हन्नान? आलम खान ने मुस्कुराकर पूछा। जी डैड, लेकिन भाई की कमी अब भी महसूस हो रही है, हन्नान मुंह बिसोर कर बोला। उसके कहने पर अरीन ने बेसाख्ता ग्लास पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। आज इतने अरसे बाद वो उसका नाम सुन रही थी। भाई को याद किया और भाई ना आए, ऐसा हो सकता है? और अरीन को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। ये आवाज़ वो आज एक पूरे साल के बाद सुन रही थी, जो उसे अपने बिल्कुल पीछे से आती महसूस हुई। हाजिम की तरफ उसकी पुश्त थी। भाई! हन्नान उसे देखते ही खुशी से चहक कर उसके गले लगा था। एक एक करके सब उससे मिलने लगे, जबकि वो किसी ख्वाब, किसी खैफियत में उसे देखते हुए कदम आगे बढ़ाने लगी। उसे लगा उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो उसके ऐन पीछे था। उसे लगा उसका दिल बाहर निकल आएगा। किसी ख्वाब, किसी कैफियत में वो भागने के से अंदाज में कदम आगे की जानिब बढ़ा गई कि उसे जाता देखकर हाजिम की नज़र उसकी पुश्त पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ समझता, इलियाना ने आकर उसे अपने गले से लगाया था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, एनीथिंग फॉर यू मॉम। वो मुस्कुराकर उसकी पेशानी का बोसा लेते हुए बोला। अरीन यहाँ क्यों आ गई? सब मेहमानों के जाने के बाद वो जब अंदर दिखाई नहीं दी, तो हाइना उसे ढूंढने के लिए गैराज की तरफ आई, जहाँ वो एक कुर्सी पर सर लटकाए बैठी थी। बस दिल घबरा रहा था। तुम प्लीज़ मॉम को भेज दो, हम लेट हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तुम लोग आज कहीं नहीं जा रहे, डैड ने रोक लिया है सबको। मैं भी तुम्हें बुलाने आई हूँ। हाइना उसकी आंखों में देखे बगैर बोली। मुझे नहीं आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ये आंखें क्यों इतनी रेड हो गई हैं तुम्हारी? वो अब उसे तफसीली देख रही थी। कुछ नहीं, बस फ्लू है, उसने फौरी झूठ बोला। अच्छा अंदर चलो, मैं तुम्हें मेडिसन दे देती हूँ, और प्लीज़ अब और मिन्नतें मत करवाना, अब के हाइना ने उसे डपटते हुए कहा, जिस पर वो सरदा भरकर उसके साथ चल दी। घर के तकरीबन सभी लोग अब शायद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। चची जान दादो के रूम में, और तुम जाकर अपने रूम में रेस्ट कर लो, तुम्हें तुम्हारा रूम ही दिया गया है। हाइना के कहने पर वो मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी और मेडिसन भेज देती हूँ। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब ना होती तो आज हम खूब बातें करते। कोई बात नहीं, अगली बार तुम हमारे घर आ जाना, अरीन ने आंख मार कर कहा, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ गई। डरते डरते आसपास नज़र घुमाकर तेज़ी से अपने रूम में बंद हुई थी वो। हाँ, वो डर रही थी उसके सामने। मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, खुद से कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो कपड़े तब्दील करके बाहर आई, जब मुलाजमा उसके लिए मेडिसन और चाय भी ले आई थी। मेडिसन तो आ गई, लेकिन पानी तो है नहीं। उसके जाने के बाद वो पानी का खाली जग देखते हुए बोली। मज़ीद कुछ सोचने के बाद वो खाली जग लिए रूम से निकली। उसने नींद की गोली तो लेनी थी। वो एहतियात से इधर उधर देखते हुए नीचे उतरी कि कहीं उसका सामना इलियाना और हाजिम से ना हो जाए। दबे कदमों चलते वो किचन में आई। सद शुक्र उस वक्त उसे यहाँ किसी ने नहीं देखा था। अभी उसने डिस्पेंसर में पानी का जग रखा ही था, जब उसकी आवाज़ किचन में गूंजी, और वो बेसाख्ता जग को मजबूती से पकड़ गई। आखिर वो वक्त आ ही गया था जब उसे उसका सामना करना था। मुझे भी पानी चाहिए। वो पानी की गर्ज से किचन में आया था, जब वो उसे यहाँ पहले से मौजूद मिली। ले ले, एक लफ्जी जवाब देकर वो अपना जग उठाकर जाने लगी, जब हाजिम ने उसका रास्ता रोककर सरता पैर उसे देखा। उसकी नज़र अरीन की सुर्ख नाक और आंखों और बिखरे हुए बालों पर अटक गई। क्या हालत बना ली है तुमने? उसके सवाल पर वो उसे नज़रअंदाज करती जाने लगी, जब हाजिम एक बार फिर उसके सामने आया। कुछ पूछ रहा हूँ। वो आज भी उस पर रोब जमा रहा था।
आप ये सब पूछने का हक खो चुके हैं। बेहतर है आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। वो अपने मखसूस पुरएतमाद अंदाज में कहती आगे बढ़ने लगी जब उसने उसे एक ही जस्ट में दीवार से लगाकर राह फरार का रास्ता बंद किया। न जाने आज वो कितने दिनों बाद उसे देख रहा था, कितना तवील था ये इंतज़ार, और उस पर उसका ये रूप। कैसे हक नहीं, बीवी हो तुम मेरी। वो उसकी आंखों में देखे घुर्राया। उस लड़की का ये नया रूप उसे बेहद तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। कौन सी बीवी? आप होश में तो हैं मिस्टर? कोई सबूत है आपके पास हमारे निकाह का? अपने अल्फाज से वो उसे खासा तैश दिला गई थी। अनजान मत बनो, जानती हो तुम कि मेरी बीवी हो, निकाह में हो तुम अब भी मेरे। अब के वो उस पर मजीद झुकाव करता है कि एक लफ्ज़ चबा कर बोला था, कौन सी बीवी? वही बीवी जिसे आप बीच रास्ते में अकेला छोड़ गए थे, या वो बीवी के जिसकी खबर आपने इतने अरसे में एक बार भी न ली कि वो मर गई या जिंदा है, या वो बीवी जिसे आपने कभी किसी के सामने बीवी की हैसियत नहीं दी, वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई थी। उसके सवालों पर हाजिम के लब सिल गए थे। आज भी वो उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ सका। क्यों कर रही हो ये सब? उसका लहजा टूटा सा था। और जो आपने किया मेरी मजबूरी थी यार, मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे दिल ने अब आपके नाम के दरवाजे खुद पर बंद कर दिए। और जब तक यहाँ हैं कोशिश करिएगा मेरे सामने मत आए। स्पार्ट अंदाज में कहती वो अपने दिल में होती हलचल को दबाए आगे बढ़ गई, और इस बार वो चाहकर भी उसका रास्ता नहीं रोक सका।